देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं रमेश भट्ट। कवि ने कहा है कि समय की शिला पर मधुर चित्र किसी ने बनाए, किसी ने बिगाड़े, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने समझा इसे सिर्फ 2 बूंद पानी। भगीरथ को मालूम होता कि एक वो दौर आएगा जब गंगा अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगी, तो शायद वो इतनी कड़ा परिश्रम नहीं करते। अगर कृष्ण को मालूम होता कि जिस यमुना में वो नृत्य करते हैं वो यमुना अपने अस्तित्व के लिए जूझेगी, तो शायद यमुना के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन आज सवाल हम लोगों के सामने है कि क्या इन नदियों को ना बचाया गया तो हमारे आजीविका का क्या होगा, हमारे आर्थिक संसाधनों का क्या होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। ये वो नदियां हैं जो ना सिर्फ जीवन धारा हैं, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक हैं, बल्कि ये हमारे लिए आजीविका का संसाधन है। विश्व बैंक ने आगाह कर दिया है कि प्रदूषण के कारण गंगा जल जहर बन रहा है। पीने की तो बात छोड़िए, ये गंगा जल आज आचमन लायक नहीं रह गया है। तो सोचिए, अभी भी वक्त है। अगर हमने गंगा, यमुना या बाकी नदियों को नहीं बचाया तो ये विलुप्त हो जाएंगी और सबसे ज्यादा नुकसान इस मानव जाति को होगा। हम लोग पे आज इसी पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। गंगा यमुना, जिनके आंगन में हजारों साल तक मानव सभ्यता फली फूली। गंगा यमुना, जिसकी अविरल धारा जिधर से गुजरी संस्कृति विकसित होती गई। लेकिन पिछले कुछ दशक से गंगा यमुना की हालत तेजी से बदली है। सभ्यता को जन्म देने वाली ये नदियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अगर बात देश की 445 नदियों की करें तो इसमें से 275 नदियां प्रदूषित हैं और इनमें गंगा और यमुना की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हालांकि गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने अब बड़ा अभियान छेड़ा है। बंगाल तक तो गंगा की दुर्दशा ही है और उस दुर्दशा से गंगा को मोदी जी निकाल लेंगे, क्योंकि मोदी जी तो कठिन से कठिन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर दिनों दिन मैली होती इन नदियों के लिए जिम्मेदार कौन है। बात गंगा की करें तो गंगा के प्रदूषित होने का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है जहां से गंगा की अविरल धारा शुरू होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, थोड़ी बहुत गंदगी तो होनी है, ये ऑब्वियस है। लेकिन कुछ लोग जो अवेयर नहीं होते हैं, वो कुछ बॉटल्स होते हैं या कुछ जो भी खाते रहते हैं, जिससे कि हमारी माँ गंगा पॉल्यूट हो जाती है। 2500 किलोमीटर तक फैली गंगा के किनारे छोटे बड़े 800 तीर्थ स्थान हैं, जो गंगा में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। एक अनुमान के मुताबिक गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर से ज्यादा प्रदूषित कचरा हर रोज गिर रहा है। यही हाल यमुना का भी है। दिल्ली आते आते यमुना नदी गंदे नाले में तब्दील हो जाती है और यूपी तक पहुंचते पहुंचते ये नदी खत्म सी हो जाती है। एनजीटी के तमाम आदेश के बाद यमुना की क्या हालत है, देखिए कि किस तरह से दरअसल यहाँ पर आने वाले तमाम लोग यमुना को न सिर्फ गंदा करते हैं, पूजन सामग्री यहाँ पर फेंकते हैं, साथ साथ पॉलीथीन भी यमुना के तटों पर कुछ इस कदर फेंक देते हैं कि समूची यमुना, जिसका पानी यूं ही गंदा है, उसके घाटों पर गंदगी का आलम साफ साफ आपको दिखाई देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को पानी की पूर्ति करने वाली यमुना करीब करीब मर चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली वाले भी कम नहीं है। नाले साफ करवाएं, नाले से बदबू आती वो साफ नहीं होगा, इससे सफाई हो जाएगी। आपको लगता है कि डालते रहो कोई दिक्कत नहीं? डालने का मना नहीं है। जब पहले नाले साफ करें, अगर पब्लिक के लिए तो कंपनियों के लिए क्यों नहीं है। यमुना में गंदगी का असर यहाँ रहने वाले लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की तुलना में ऑर्गेनिक प्रदूषण बहुत ज्यादा है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां भी स्लो पॉइजन का काम कर रही हैं। 15 साल पहले चिल्ट पानी है, बढ़िया पानी, साफ पानी है। अब जो नालों का पानी आ रहा है तो कहाँ से सफा रहेगी जमुना जी। पर्यावरणविदों के मुताबिक गंगा यमुना में फैली गंदगी न सिर्फ इंसानों के लिए खतरा है, बल्कि इन नदियों में पनपने वाली प्रजातियों के लिए भी जहर के समान है। हालत यह है कि जल प्रदूषण की वजह से कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और वैज्ञानिक लिहाज से कहा जाता है कि इन नदियों में ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, इन मानदंडों में भी ये दोनों नदियां खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग।
और आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ भीम सिंह साहब है। आप लंबे समय से गंगा बचाओ अभियान और डैम के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी, आपने गोमुख से गंगा सागर तक की यात्रा की है, पैदल यात्रा की है, आपका अनुभव खासा महत्वपूर्ण रहेगा। मनु सिंह साहब हैं, आप भी एक्टिविस्ट हैं यमुना को लेकर। मोनिका आर्या इलाहाबाद से मेरे साथ जुड़ेंगी और मधुरेन मेरे सहयोगी दिल्ली से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे साफ सुथरा कर सकते हैं या एक आम नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है। महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी, सबसे पहला सवाल यह है कि अब हम कब जागेंगे? सवाल यह है, ये हमारा काम है। लोग सोचते हैं कि ये प्रधानमंत्री का काम है। अगर आप नमामि गंगे कार्यक्रम असफल रह गया तो ये प्रधानमंत्री की असफलता होगी। सच्चाई यह है, ये इस देश की असफलता होगी। देखिए, गंगा नदी नहीं है, भारतीय सनातन अस्मिता का प्रवाह है और यमुना भक्ति का प्रवाह है। और एक बात मैं बहुत साफ तौर से कहना चाहूंगा कि जो हमारे पूरे वैचारिक परिवेश में जो जहर घुला है, वही जहर प्रकट हो रहा है नदियों में, क्योंकि नदियों के प्रति हमारा जो दायित्व है, जो संवेदनशीलता है, वो हम भूलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ऐतिहासिक बात कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में सभ्यता और नदियां समानांतर चलती रही हैं। जहां नदियां समाप्त हुई हैं, सभ्यता भी समाप्त हुई है। और यहां भी हमें यही दिख रहा है कि एक प्रकार से यमुना, गंगा या अन्य नदी के समाप्त होना हमारी सभ्यता की समाप्ति का संकेत दे रहा है। लेकिन मार्तंडपुरी, हम उस भारत की बात कर रहे हैं जहां हम नदियों को मां का दर्जा देते हैं। जी, जहां हम कहते हैं कि नदियां हमारे लिए सब कुछ है। आपने सभ्यता से जोड़ा, हम प्रकृति के सबसे नजदीक बताए जाते हैं, वहां ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आज हमारी दृष्टि केवल अपने उपयोग की हो गई है। अपने स्वार्थ से ऊपर हम आगे नहीं देख पाते और सभी समाज के सभी वर्ग के लोग इस पक्ष में एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी परिणाम सामने। और एक बात और बता दूं कि पौराणिक आख्यान के अनुसार गंगा इस पृथ्वी पर 5000 वर्षों के लिए ही आई थी और वह समय समाप्त हो चुका है। नए भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है। और वो भगीरथ प्रयास कौन करेगा? सवाल ये भी है, वो भगीरथ प्रयास हम सबको करने होंगे। सबको करने। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र, उसके बाद भीम सिंह साहब। मोनू जी, मैं आपके पास आऊंगा। मधुरेंद्र, अब सवाल ये उठता है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार है। आज हम कह रहे हैं हमने हजारों करोड़ गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान में खर्च कर दिए। साहब, ये लोगों की अब नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है नदियों को बचाना। देखिए, बिल्कुल लोगों की जिम्मेदारी तो बनी जाती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं। ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर ठीक हमारे पीछे लगातार एक के बाद एक सड़क से पॉलिथीन फेंकते हुए लोग, पूजा सामग्री फेंकते हुए लोग, और इन लोगों को आप लगातार देखते रहते हैं, क्या आम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी समझें, वो भी अपनी सजगता बरतें और कोशिश करें कि दरअसल ये नदी अपनी ही है, इसे गंदा होने से हमें ही बचाना है? ये तो दिल्ली गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए ना, कम से कम इसी चीज में लेके बैठी हुई है। और पॉलिथीन और बाकी जो धर्म के काम हैं, हमें भी तो सोचना है और बाकी गवर्नमेंट को भी सोचना है। जब तक गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेगी, जब तक हम नहीं सुधर पाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि हम अपनी तौर तरीके जो है वो बदल दें अगर, तो इस नदी में फेंकने वाली हमारे तरफ से जो गंदगी है उससे तो कम से कम छुटकारा मिल जाएगा? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ भावना ऐसी हैं लोगों की कि जो बोलते हैं ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, पूजा पाठ वाले हैं, वो ये चीज यूज करते हैं। इससे बढ़िया तो बेटर है किसी बिल्कुल गरीब आदमी को। सवाल इस बात का है कि ब्राह्मण क्या कहता है, हमारे लिए जरूरी है, हमें नदियों को बचाना है, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि सभ्यता और नदियों का एक संगम है और ये अगर बिखरेगा तो ये सभ्यता पे खतरा होगा। मोनिका आर्या भी मेरे साथ इलाहाबाद से है। मोनिका जी, आपको क्या लगता है, हम लोग कब सजग होंगे? हमारे पास समय अब बीतता जा रहा है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये नदियां विलुप्त हो जाएंगी अगले 15-16 साल में। जी, नदियां तो विलुप्त हो ही जाएंगी अगर इसी तरह से नदियों का दोहन होता रहा। नदियों के साथ मौजूदा समय में जो संकट है, वो सबसे बड़ा संकट ये है कि हमने नदियों में प्रवाह कम कर दिया है, पानी को जगह जगह बांधों से रोक लिया है। और दूसरा जो है कि ये जो रिवर में सीवर मिला रहे हैं, हर जगह इंडस्ट्रियल कचरा मिला रहे हैं, धार्मिक कचरा मिला रहे हैं, जब तक रिवर सीवर सेपरेशन नहीं होगा, गंदगी और पानी को अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। तीसरी एक और चीज है
नदियों की जमीनें जिस पे लगातार बहुत तेजी से कब्जे हो रहे हैं। पहले नदियों को बहुत सारा पानी मिल जाता था, जमीनें काफी होती थी नदी के पास, अब नदी के ठीक किनारे कब्जे होने लग गए हैं। नदियों की जमीन को दूसरे उपयोग में लाने लग गए हैं हम। तो नदी के पास ना ही पानी के लिए जगह बची है, ना ही साफ पानी बहने दे पा रहे हैं हम। पानी को जगह जगह रोक ले रहे हैं। जी, जगह जगह रोक ले रहे हैं। और हमने हमारी सरकारों ने कोई भी जल नीति ऐसी नहीं बनाई है, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो। बिल्कुल, तो कितने भी एक्शन प्लान आते रहे, हमारी राष्ट्रीय जल नीति या राज्यों की जो जल नीति है उसमें ये दिखना चाहिए कि हम कितने गंभीर हैं। भीम सिंह साहब, आपका अनुभव क्या रहा? साहब, हमने 1986 से गंगा एक्शन प्लान, उसके बाद यमुना एक्शन प्लान, फिर उसके बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, 2009 में हमने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया। हमने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उसका मेंबर बना दिया, खुद प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष बन गए। नतीजा क्या? सिफर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहला तो किसी भी नदी को प्रदूषित करने में सरकार और जनता दोनों भागीदार है। जब तक सरकार और जनता मिलकर काम नहीं करती, हम अपनी नदियों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, ये भी सत्य है। पर जब हम व्यापक परिदृश्य देखते हैं कि आज नदियों का जो मान मर्दन हो रहा है, उसमें बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार की ही ऐसी योजनाएं बनी हैं जिनकी वजह से हमारी नदियां रसातल में जा रही हैं। 3 चीजें जो मुझे समझ में आती है, मेरा अनुभव आता है, जो जिसकी वजह से हमारी नदियां विलुप्त होने के जा रही हैं। पहला, हमारे देश में नदियों को लेकर कोई व्यापक और अर्थपूर्ण कानून नहीं है। दूसरा, हमारे देश में जो नदियों का गवर्नेंस कहा जाना चाहिए, पानी वाटर गवर्नेंस या रिवर गवर्नेंस, वो बिल्कुल बीमार है, धराशायी हो चुका। तीसरा, जो मुख्य कारण है कि हमारी नदियों को लेके जो समझ है वो बहुत ही अपरिपक्व है, बहुत ही बचकाना समझ है। हम आज तक हम लोग नदी को समझते ही नहीं है। दिल्ली में यमुना नदी क्या 22 किलोमीटर में ही है, और यमुना नदी तो पूरा 1400 किलोमीटर है। आज 30 साल के हमारे काम के बाद यमुना नदी 1300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर जो 22 किलोमीटर की दिल्ली के भूभाग की बात की, उसकी रिपोर्ट ये है कि 70% ये 22 किलोमीटर का भूभाग जो है वो गंदे नालों की वजह से प्रदूषित हो रहा है। साहब, हमें उन गंदे नालों को रोकना होगा, हमें यमुना चाहिए। गंदे नालों को तो हम डाइवर्ट कर सकते हैं, हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हैं। सोनू साहब, मैं गलत कह रहा हूं? देखिए सर, आप इस बात को जानिए कि हमारी सरकार की यहाँ विजन जो है वो बहुत ही मायोपिक है। आइंस्टाइन ने आज नहीं, आज से 70 वर्ष पहले कहा था कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी पर होगा, जमीन पर नहीं होगा। वो पानी पर लड़ा जाएगा। और तब भी आप देखिए, भारत सरकार सो रही है। ये सिर्फ वायदे करते हैं। और कृपया प्लीज मां मत कहिए, मैं नहीं मानता, हम नदियों को मां मानते हैं। कोई अपनी मां के मुंह में पॉलिथीन नहीं ठूसता, ये हम लोग कर रहे हैं। हम कहने की, देखिए हर साल आप बरसात में देखें नदियां अपने आप साफ हो जाती हैं। हमें सिर्फ उसको मेंटेन करना है, हम नहीं कर पाते। आपका धर्म बनता है, सरकार का धर्म, ये राजधर्म है कि आप उन जो कानपुर से निकल के गंगा नदी आती है, और गंगा नदी मामूली नदी नहीं है, 50 करोड़ लोगों तक ये पेयजल पहुंचाती है, जो नाइल से और अमेजोन से दुगना है। और मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारा जो 48 से 54% खाद्य सुरक्षा का जिम्मा है वो मां गंगा के, वो मां गंगा। आप सोचिए कि आपकी आजीविका का सबसे बड़ा संसाधन ये जो नदी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है हालात इसी तरह चलते रहे अगले 16 साल में ये अस्तित्व के लिए जूझेगी। सोनू साहब, आप कंप्लीट करिए। नहीं, इसमें आप एक बात और देखिए, पूरे जो युद्ध आज तक भारत में जितने आतताई आए हैं, जितने आक्रमणकारी आए हैं, दे वांटेड, वो चाहते थे अपर दोआब, ये जो रीजन है गंगा और यमुना के बीच में, इस पे कब्जा करना, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल रीजन है। आज की हमारी संस्कृति मां बनाने वाली संस्कृति नहीं रही, विलास की है, उपभोग की है। हम सिर्फ भोग करना चाहते हैं चीज का। हम नदियों को सिर्फ और सिर्फ अपने उपभोग के लिए देख रहे हैं। अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को सबको बदलना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना हो ही नहीं सकती। जल ही जीवन है, हमारे यहां कहा जाता है। शरद सेठ का रुख करते वाराणसी से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, मैं जब बनारस आया था, मैंने वहां देखा, मैं घाटों में जब गया, मेरा सिर शर्म से झुक गया। वहां इतनी गंदगी है, घाटों में इतनी गंदगी है कि आप देख नहीं सकते। आप तो खुद वहां से, आप बताइए वहां के लोग किस तरह से उन घाटों को साफ करने का मन बना रहे हैं। साहब, अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि मुझे मां गंगा ने बुलाया, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। जी रमेश, अगर वाराणसी घाटों की बात करें तो जो आपने कहा स्थिति एकदम सही है। और जो भी घाटों को सुधारने के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए, गंगा किनारे साफ सफाई के लिए जो भी कोशिश होती है, जो स्थानीय लोग जो घाट किनारे रहते हैं, खास करके जो नाविक समुदाय के लोग हैं, मल्लाह लोग हैं,
वही लोग करते हैं, क्योंकि पूरी इनकी जिंदगी घाट और गंगा इनसे ही जुड़ी रहती है। तो जो भी छोटी कोशिश हो सकती है लेकिन वो करते हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह से घाटों को साफ रखने के लिए या फिर गंगा किनारे को साफ रखने के लिए किस तरह से कोशिश करते हैं? हम लोग जो है यहाँ पर निषाद हैं, यहाँ घाटों पर बहकर लाश आती है तो यहाँ तो प्रशासन का कोई न, लाशों को हटाते हैं लोग, दातुअन टट्टी पेशाब करते, उनको मना करते रहते हैं भैया ऊपर चले जाइए, शौचालय बना हुआ है वहाँ आप लोग पेशाब करने से मना करते हैं। हाँ, हमेशा हम लोग यहाँ की साफ सफाई के लिए पूरी ध्यान देते हैं। लेकिन एक बात है कि नगर निगम के पास इतने सुपर हैं, यहाँ कोई ने क्या 2 ही घंटा सुबह 2 ही घंटा शाम की ड्यूटी है। देखिए कितने कूड़े करकट पड़े हुए हैं, कितने मलबा पड़े हुए, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं है। आप बताइए आप किस तरह से यहाँ पर कोशिश करते हैं घाट को साफ रखने के लिए? हम लोग मना करते हैं, लोग कूड़े कचरे लेकर आते हैं पानी में डालने के लिए, उनको मना करते हैं, गंदगी करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो घर के कचरे लाकर डालते हैं, उनको मना करते हैं। मानते हैं? जी नहीं मानते कहाँ है, जब हम बोलेंगे तो यहाँ से हट के दूसरी जगह जाकर फेंक देंगे। तो आप लोग खुद भी सफाई करते हैं? जी हाँ, जो हम लोग के सामने पड़ता है उसको हटाते हैं, साफ करते हैं। बिल्कुल, शरद मैं समझ गया। हमें तो खुद को ये जिम्मेदारी है नगर निगम। बिल्कुल, हम नगर निगम सरकार की भी बात करें, सरकार भी प्रोग्राम बनाए, कमेटी बैठाए, कमेटी की रिपोर्ट आए, सरकारों को जो करना करें। मोनिका जी, सवाल ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब तक भारत का जनमानस के बीड़ा नहीं उठाएगा कि ये हमारी नदियां हैं, हमारी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, तब तक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। जी, जनमानस की जहां तक बात करें तो हम लोग जितना काम करते हैं जनमानस बन जाता है जब हम लोग जाते हैं नदियों के किनारे, नदियों का निरीक्षण करने, देखने, भ्रमण करने, तो हम ये चीज देख रहे हैं कि लोग जिनकी पूरा जीवन निर्भर है नदियों पे, वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि नदियों में जब पानी ही नहीं होगा तो साफ कहाँ से होंगी। अभी आप बात करते हैं यमुना की, गंगा की, तो यमुना और गंगा का जो स्रोतों से जो पानी आ रहा है वो तो बहुत पहले बांधों से खत्म हो जाता है। यहाँ जो यमुना और गंगा को जो मुख्य पानी मिल रहा है वो ट्रिब्यूटरीज से मिल रहा है। जो भी छोटी नदियां हैं, छोटी नदियों में की स्थिति ये है कि उनमें वाटर बियरिंग कैपेसिटी नहीं रह गई है, उनकी सदियों से डिसिल्टिंग नहीं हुई है। पहले हमारी कभी संस्कृति हुआ करती थी कि हम नदियों से, तालाबों के किनारे से मिट्टी निकाला करते थे, अपने घरों में लगाया करते थे बारिश से पहले। अब तो डिसिल्टिंग वो परंपराएं। बिल्कुल मोनिका जी, मैं अगर आपके भाव को समझूं, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आप जो बांध बनाने का सपना देख रहे हैं, जैसे कि उसमें सबसे पहले उत्तराखंड सरकार है, वो कहती है साहब हमारे पास बिजली नहीं है इसलिए हमें बांध बनाए। मार्तनपुरी साहब, मैं फिर से वहीं आऊंगा कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं, हम लोग कैसे एक सामूहिक चेतना के तौर पे गंगा, यमुना या जो बाकी नदियां हैं, मैं तो देश भर की सारी नदियों की बात कर रहा हूं, उनको आगे बढ़ाएं। मैं वही बात कह रहा हूं, गंगा को आप अगर राष्ट्रीय नदी मानते हैं और अगर वास्तविक रूप से मानते हैं, सरकार मानती है, तो गंगा के प्रदूषण को राष्ट्रीय अपराध तत्काल घोषित किया जाना चाहिए और सारी नदियों को धरोहर मानकर, राष्ट्र की धरोहर मानकर उनको भी राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। अगर वाकई सरकार करना चाहती है तो। वैसे मेरा यह मानना है कि राजनीति किसी समस्या का हल नहीं करती, वो मुद्दे को बनाए रखने में विश्वास रखती है, क्योंकि मुद्दे से उसे वोट मिलता है। जनता को जागना होगा और जनता के जागे बिना ये काम नहीं होगा। कानून अवश्य बनना चाहिए राष्ट्रीय अपराध के रूप में, हम सबको जागना चाहिए। संत समाज भी नहीं जाग रहा है, समाज भी नहीं जाग रहा है। अभी केवल प्लास्टिक की बात हो रही है। औद्योगिक प्रदूषण कितना है, अब कानपुर में देख लीजिए ना, सबसे ज्यादा कानपुर में है। अरे भाई, तो आप पूछिए ना अपने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो क्या कर रहे हैं। मैं प्रयाग का हूं, शरीर प्रयाग का है। बचपन में गंगा में कूद के नहाता था, अब जाता हूं तो डर लगता है नहाते हुए। मुझे अपने होने पर शर्म आता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे गंगा का या भारतवासी कहने का अधिकार है, क्योंकि गंगा के बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोनू जी, आपको लगता है नमामि गंगे प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसके बाद कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी, कुछ चीजों में बदलाव आएगा? देखिए, मैं आपको स्ट्रेट बात बताता हूं, जब तक टैनरीज
कानपुर की और फैक्ट्रीज यहाँ की जो यमुना में डाल रही हैं, उन पर आप कड़ाई से अपराध का एक्ट नहीं लगाते। आप ये नहीं कह देते कि ये अपराध है और आप जेल जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप सफाई करके देख लीजिए, वो डलता रहेगा। एनजीटी ने क्या किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, उसने कहा जो लोग डालेंगे कूड़ा कचरा उन पर 5,000 का जुर्माना लगा दो। 5,000 तो कुछ नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नदियों को 5,000 उन क्या है? ये ऊंट के मुंह में जीरा है। 5,000 आपको उन पर ऐसा अपराध का मुकदमा चलाना चाहिए कि उनको जेल हो, और जेल होनी चाहिए, मृत्यु हो रही है, होना चाहिए, उसके कारण मृत्यु हो रही है। ये टेररिज्म है, मैं इसको आतंकवाद कहूंगा। देखिए, आपके किसी एक्ट से अगर हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, उनका जीवन कष्टप्रद हो रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है, दैट इज टेररिज्म। यही तो डेफिनेशन है टेररिज्म की। भीम सिंह साहब, अब हमारे पास समाधान क्या है? एक आम नागरिक होने के नाते आपका जो अनुभव है, किस तरह से हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं? समय हमारे पास कम है। दिल्ली में यमुना की बात करूं तो आज क्यों 3,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद यमुना एक्शन प्लान में 22 साल हो गए यमुना एक्शन प्लान को, यमुना नदी में 60% सीवेज बिना शोधन के जा रहा है। ये पर्सन हम सबको टटोलना है। दूसरी बात, अब हमारा जो सीवरेज ट्रीटमेंट जो भी सिस्टम है वो क्या ठीक से काम करता है या नहीं, किसको पता है? उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है उसमें? आप दिल्ली से बाहर के इधर उधर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना कर सकते हैं, भले वो काम ना करते हो, मगर दिल्ली में तो उनको बिल्कुल बंद करके रखा गया। कौन सा ऐसा राज है कि आम लोगों को जानना नहीं चाहिए? जब तक मैं जानूंगा नहीं मेरे एरिया का इतना पोल्यूशन हुआ, इतना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा हूँ, ये सार्वजनिक हो जानकारी, सार्वजनिक हो और लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो। मोनिका जी, ये जो हमारे धर्मगुरु हैं, अगर आप गंगा किनारे इनकी बसावट देख लेंगे, आपको लगता है इनको भी सोचना चाहिए? ये सबसे ज्यादा पैरोकारी करते हैं गंगा को साफ सुथरा करने की, उसकी गंदगी में ये भी बराबर के भागीदार हैं, और सबसे नजदीक गंगा के यही रहते हैं। बिल्कुल। तो इन धर्मगुरुओं को भी समझना होगा। अगर संत समाज जी समाज को मोबिलाइजेशन, समाज के मोबिलाइजेशन का बहुत बड़ा काम ये धर्मगुरु कर सकते हैं, करते भी हैं कुछ कुछ, लेकिन उसके बाद भी उनके कोई इस तरह के प्रयास नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैसे ही फूल जा रहे हैं गंगा में, वैसे ही सारे धार्मिक कचड़े जो मूर्ति विसर्जन और ये सब, जबकि अलग से कोर्ट ने मना कर रखा है, अलग से प्रोविजंस कर रखे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सारी चीजें वैसे ही होती हैं। मैं 10 सेकंड में, बिल्कुल मोनिका जी, ये सब 10 सेकंड में मार्तन, मुझे नहीं लगता है जैसे आप मोबिलाइज करने को तैयार हैं इन धर्म गुरुओं को, आप मोबिलाइज करिए ना। देखिए, मैं अपने को मोबिलाइज कर सकता हूं, धर्म गुरुओं को अपने आप खड़ा होना होगा। और मैं समझता हूं जो गंगा यमुना या नदियों के प्रति सम्मान नहीं व्यक्त कर सकता, उसे सुरक्षित नहीं रख सकता, उसे धर्मगुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते, किसी ने कहा है कि मैं तेरा इससे ज्यादा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज में आवाज मिला ले, तू मेरी आवाज में आवाज मिला ले, फिर देख इस मुल्क में क्या हो नहीं सकता। आप गंगा यमुना तो क्या सारी नदियों को बचा सकते हैं, बशर्त है आप तैयार तो होइए इन नदियों को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही।